आज हमें एक सिग्निफिकेंट चंक ऑफ आवर टॉपिक कंप्लीट करना है. वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर syllabus. Perhaps these will be the last two classes that we'll be taking in modern Indian history. And yesterday we finished at a very crucial juncture. If we look at our syllabus, modern Indian history is so dynamic in a way क्योंकि इसके अंदर जो questions आपके at least इसके अंदर जो क्वेश्चंस आपके नॉन ट्रेडिशनल एरिया से आते हैं, नॉन ट्रेडिशनल इन द सेंस कि हमें पता है कि उस एरिया से रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो दैट कैन बी फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ योर सिलेबस इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. तो कल तक हमने नैरेटिव देखा था. वी वर एट द कस्प ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट आफ्टर द अराइवल ऑफ महात्मा गांधी. तो उसकी वजह से जो द मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दैट केम was it transformed from a movement of the classes to the movement of the masses. या हम ये भी कह सकते हैं this marked the beginning of the era of mass nationalism in India. तो कल तक हम लोगों ने देखी थी developments and early political career of Mahatma Gandhi's life. Now if we look at the significant chunk of our syllabus, Indian national so what is the ideal order in which we should proceed, or how should we conceptualize this development? It is a very disaggregated, there are a lot of things to remember. Often all of us are confused about dates and events. तो ऐसे में the structure that you have in your notes is the most important is your most important asset. In this case, if we look at the Indian national movement after the arrival of Gandhi, आप इसको बहुत neatly समझ सकते हैं जैसा हम लोग अभी तक देखते आए हैं. Growth of nationalism और growth of communalism. बेसिकली पॉइंट ये है कि आप इवेंट बाय इवेंट भी ब्रेक करके पढ़ सकते हैं, आपके नोट्स में लिख सकते हैं, बट दैट डज नॉट गिव यू अ कोहेसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. एंड द टॉपिक रिक्वायर्स यू टू हैव अ कोहेसिव अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि कई बार कॉन्टेक्स्ट सेम होता है, सिमिलर होता है, कंटेम्परेनस चीजें आइडेंटिफाई करनी होती है, तो हमारे पास उसका कोई तरीका नहीं बचता है. तो अगर आप इंडियन नेशनल मूवमेंट को एक स्ट्रेटेजिकली ब्लॉक्स में देख रहे हैं कि ऑफ कोर्स टिल 1914 1915 the movement proceeded in a certain way, the transformation or shift from Congress versus extremist politics and then the rapprochement between the two to the arrival of Gandhi. ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी तक स्ट्रेटेजिकली देखा है इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म. तो आप इंडियन नेशनल मूवमेंट में आप सभी इवेंट्स, चाहे कोई इवेंट हो, चाहे कोई लीडर हो, चाहे कोई ग्रुपिंग हो, चाहे कोई भी इंडिविजुअल डेट हो, उन सब को अगर आप कंटेक्चुअलाइज करके देखें तो आप देखेंगे कि दो चीजें पैरेलली साथ में चल रही है. एक तरफ इंडिया का नेशनलिज्म का सेंस और नेशनल मूवमेंट इवॉल्व हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है विद टाइम, उसका नेचर चेंज हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है. दूसरी तरफ उसी के साथ और उसी के बाय प्रोडक्ट के साथ कम्युनलिज्म भी उसी फोर्स से आगे बढ़ रहा है. तो हम देखेंगे, अगर हम बात करें द इंटायर टाइम पीरियड आफ्टर द अराइवल ऑफ गांधी या गांधीयन मास नेशनलिज्म से, अगर हम लोग 1945, क्योंकि इट वाज अ वेरी crucial juncture after the end of the Second World War, where India was at the breaking point, where not the breaking point but at the cusp of transfer of power. तो अगर अभी से लेकर आप इन सभी इवेंट्स को एनालाइज करें तो आप देखेंगे जैसे जैसे नेशनलिज्म एक्सपैंड कर रहा है, ग्रो कर रहा है, उसी के साथ कम्युनलिज्म का सेंस भी रिस्पॉन्ड कर रहा है, ग्रो कर रहा है. तो नेशनलिज्म को भी हम कैसे देखते हैं? एक जो हम लोग बचपन से देखते आए हैं, गांधीयन मास नेशनलिज्म.
इसके अंदर आपका मेजॉरिटी ऑफ द क्रक्स है। गांधीयन मास नेशनलिज्म में ही आपका मेजॉरिटी ऑफ द क्रक्स ऑफ योर सिलेबस है, क्योंकि इसी के अंदर पॉपुलरली एसोसिएटेड, चाहे हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ें, चाहे हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ें, चाहे हम क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ें, हम सब ने ये आइडेंटिफाई किया है तो हम सब ने आइडेंटिफाई कि दिस इज द क्रक्स और द सेंटर ऑफ योर इंडियन नेशनल मूवमेंट, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मोबिलाइज हो रही है, इसी की वजह से सिग्निफिकेंट चेंजेस या कंसेशंस आ रहे हैं, ब्रिटिशर्स का निगोशिएशन भी बढ़ रहा है। Gandhian mass nationalism led by the Indian National Congress was the main front of nationalism, but that was not the only expression of nationalism. तो एक तरफ मास नेशनलिज्म एक पॉपुलर नॉन वायलेंट पीसफुल मूवमेंट की तरफ प्रोसीड कर रहा है, उसी के साथ पैरेलल स्ट्रैंड्स भी ऑपरेट कर रहा है। पैरेलल स्ट्रैंड्स मतलब अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो एक तरफ गांधीयन मास नेशनलिज्म बिलीव कर रहा है is using or utilizing weapons like satyagraha, civil disobedience, refusal to obey government laws in order to challenge the authority of the Britishers. At the same time, from time to time, क्योंकि आपने ये सुना होगा कि गांधीयन मास मूवमेंट प्रोसीडेड अकॉर्डिंग टू द ट्रू स्ट्रगल ट्रू स्ट्रैटेजी। ये एक प्रैक्टिकल तरीका देखा जाता है प्रोलॉन्ग मास मूवमेंट को लीड करने का, जहां पर यू कैन नॉट हैव a very long period of active participation or an active phase, क्योंकि there have to be moments of compromises, there have to be periods of relative inactivity, relative consolidation, क्योंकि इतने लंबे समय तक आप मासेस को सही डायरेक्शन में मोबिलाइज नहीं रख सकते हैं, या तो वो ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं या तो मूवमेंट डाई डाउन होने का रिस्क होता है। तो इसीलिए कांग्रेस कि ये जो मास मूवमेंट्स आप देख सकते हैं कि आर ग्रोइंग ओवर द पीरियड ऑफ 2 डेकेड्स, तो उसी के बीच में जब भी कोई पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज का फेज आता था, विड्रॉल का फेज आता था, तब पैरेलल स्ट्रैंड्स ऑफ नेशनलिज्म एक्टिव हो जाते थे। तो जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद ये चर्चा वापस शुरू हुई कि शुड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स established by the government of India Act 1919 be utilized in order to voice nationalistic resistance। उसी के बाद फिर ये चर्चा शुरू हुई कि who will draft the constitution of India, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का सेंस बढ़ने लगा कि इंडियन लोग क्या अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर सकते हैं। उसी के रिस्पॉन्स में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आई। तो ये सारी डेवलपमेंट्स पैरेलली चल रही है गांधीयन मास नेशनलिज्म के, और उसके साथ बहुत सारे अदर strands of the national movement भी proceed करे, क्योंकि गांधीयन mass nationalism was inclusive in the way that it sort of included the participation of most groups of society. So whether we talk about workers, whether we talk about peasants, whether we talk about women, we find adequate representation in the Indian national movement during the phase of Gandhian nationalism. लेकिन उसके अलावा भी ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बहुत मॉडरेट किस्म का मूवमेंट था, सेंट्रिस्ट किस्म का मूवमेंट था, तो ऐसा नहीं है कि हर सोशल ग्रुप की डिमांड इंडियन नेशनलिज्म मीट कर पा रहा था। तो उनके जो पैरेलल स्ट्रैंड्स, तो उसके सबसे जो विजिबल एग्जांपल है रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म।
जो हम लोगों ने देखा था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में शुरू हुआ था, और उसके बाद फिर वो ग्रो करते करते in the 1920s the character of the revolutionary nationalism changed, and then thereafter it uh, kept on evolving with time, but it was still very much an alternate strand of Indian nationalism, which was opposed to the relatively moderate non-violent nationalism of the Congress. Similarly, whether we talk about socialism and communism, whether we talk about women's पार्टिसिपेशन, क्योंकि वो सिर्फ गांधीयन नेशनल मूवमेंट में तो पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, उसके अलावा भी अपार्ट फ्रॉम प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द कांग्रेस, दे आल्सो यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन द कम्युनिस्ट कैडर्स, दे आल्सो पार्टिसिपेटेड इन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज. तो अगर हम लोगों को इसको स्टडी करना है तो नेशनलिज्म की प्रोग्रेस को इस तरीके से देखना चाहिए. ये जो है अदर स्टैंड ऑफ नेशनलिज्म गेट इवन मोर एक्टिव इन द 1930s, क्योंकि तब और ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन आने लगता है, सोशल ग्रुप्स की डिमांड और ज्यादा बढ़ने लगती है, और खासकर प्रो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट टिल्ट ज्यादा आने लगता है. तो ये प्रोसेस, अब यही प्रोसेस, यही ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म will lead to independence or the process of transfer of power. पर साथ में इसी नेशनलिज्म के रिस्पॉन्स में अगर हम स्टडी करें तो कम्युनलिज्म as a parallel force, growth of communalism. So communalism is the evil twin sister of nationalism that is growing in tandem with the activities of mass nationalism. तो उधर ही हमने देखा था, अभी तक मुस्लिम लीग और कांग्रेस का जो रिप्रोचमेंट शुरू हुआ है after the arrival of new generation of leaders in the Muslim League in the after 1911, especially in context of the Lucknow Pact in 1916, ये प्रोसेस धीरे धीरे शुरुआत में उसमें कहाँ कहाँ जंक्चर्स आते हैं. आफ्टर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देयर इज अ ब्रीच इन हिंदू मुस्लिम यूनिटी. द एक्टिविटीज ऑफ द लीग आल्सो अंडर द लीडरशिप ऑफ जिन्ना start differing from that of the Congress, and that then when Muslim League is snubbed from the Nehru report after its demands are rejected, तो आपका कम्युनलिज्म 1930s में एक अलग किस्म से ही ग्रो करने लगता है, और उसमें ब्रिटिश पॉलिसीज का भी बहुत बड़ा रोल होता है. तो एक तरफ जहां से नेशनलिज्म के ग्रोथ से we will come to the situation of transfer of power or independence, growth of communalism will directly lead to the partition of 1947. अब यही हमारा गोल है. हमें इसी पैटर्न में अपने जो भी हम नोट्स में पढ़ते हैं, हमें इस पैटर्न में याद रखने की कोशिश करनी है. याद भी रखने के आपको बहुत एक्टिव एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे. आपको अगर ये स्कीम समझ में आ गया, आपको ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में रह गया, तो क्रोनोलॉजिकल अवेयरनेस आपकी नेचुरली बिल्ड हो जाएगी, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम आप वो एवोल्यूशन आपके दिमाग में रहेगा. तो इस तरीके से हम लोग जो भी पढ़ेंगे अपने नोट्स में अरेंज करना जरूरी है. तो फर्स्ट वी नीड द मेन फुलक्रम ऑफ दिस इज गांधीयन मास नेशनलिज्म. सो वी नीड टू स्टार्ट विद दैट. तो गांधीयन मास नेशनलिज्म का कॉन्टेक्स्ट हम देख ही चुके हैं कि पॉलिटिकल वैक्यूम, आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके बाद basically political vacuum because the failure of both extremist and moderate politics. Apart from that, the situation was ripe for Gandhi
elitist nature of the national movement. So after the Champaran Satyagraha, Ahmedabad Textile Union strike and the Kheda Satyagraha, the popularity of Mahatma Gandhi started to surge in the country and like his reputation preceded him. लोग मानते थे कि उनके पास मैजिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो जहां भी जाते हैं ब्रिटिशर्स सरेंडर कर देते हैं. कई बार तो उनकी गोलियां भी महात्मा गांधी के तप की वजह से ब्रिटिशर्स की गोलियां भी उनको छू नहीं पाती है. तो पॉपुलर इमेजिनेशन में महात्मा गांधी बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट लीडर एंड द रीजन फॉर हिज अपील वाज, as we have discussed, simple clothing, use of popular symbols, like charkha and the concept of Ram Rajya. चरखा एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ राम राज्य. तो इसी के थ्रू अगर अब हम इस सिचुएशन को स्टडी करें तो we saw that the situation was also very volatile because of the outbreak of the First World War, because all the sections of the Indian population were dissatisfied. अब ऐसी सिचुएशन में जब ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस द राउलेट एक्ट in 1990, it was meant to punish or it was meant to sanction preventive detention against the revolutionaries. जो revolutionary nationalism के हम activities देख रहे हैं उनका arbitrary arrest और detention को justify करने के लिए राउलेट एक्ट लाया गया था. तो उसी के एवज में जो national leaders थे वो इस बात से बहुत गुस्सा थे क्योंकि उन्होंने इसको ब्लैक एक्ट भी लेबल किया और उन्होंने इसी सिचुएशन को बेसिकली उन्होंने इसको ब्लैक एक्ट्स लेबल किया और महात्मा गांधी saw this as the right opportunity to launch a nationwide सत्याग्रह. तो 6 अप्रैल 1919 को उन्होंने राउलेट सत्याग्रह का अनाउंसमेंट किया जहां पे he urged everyone across different parts of the nation to not work, to organize a strike that day, organize a strike or a हड़ताल, refuse to work and protest this act in a non-violent manner. तो इसका popularity in cities, it spread very far and wide, especially in the cities like Delhi, Amritsar, leading to the immediate arrest of Mahatma Gandhi. तो उसी का अब ये सिचुएशन ही धीरे धीरे मल्टीप्लाई करके जैसे जैसे लोगों के बीच में फैल रही थी उसी का एक डायरेक्ट आउटकम हुआ अमृतसर में बिकॉज people had gathered on the occasion of Baisakhi, April 13, 1919 in the Jallianwala Bagh. And a few days earlier, their local leaders, Dr. Saifuddin Kichlu, had been, including Dr. Saifuddin Kichlu, had been arrested by the Britishers because of the Rowlatt Satyagraha. तो लोग इसी के बारे में मतलब एक गैदरिंग थी लोगों की, पीसफुल गैदरिंग की थी, डिस्कशन हो रहा था इस बारे में कि British government took this as an act of threat, as an act of political threat, and then led by General Dyer, they opened indiscriminate fire on a population of around 10,000 to 15,000 people. तो ये जालियांवाला बाग massacre became a major juncture in India's national movement, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जिस तरह से अकाउंटेबिलिटी अवॉइड की, उन्होंने जो अपना ये ब्रूटल साइड इंडियन लोगों को दिखाया, उसके बाद जो हंटर कमीशन फॉर्म हुई उसके अंदर भी ब्रिटिशर्स ने कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली इस बात की, बल्कि इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की. तो एक तरह से nationalist leaders by Mahatma Gandhi, they got convinced by the fact that rapprochement between Indians and Britishers is not possible. They will not voluntarily leave India ever, or they will not voluntarily give a power to the Indians. तो उन्होंने तभी रियलाइज किया कि ब्रिटिशर्स की मॉरल अथॉरिटी को रिजेक्ट करने का टाइम आ गया है और
उसी समय सिचुएशंस लाइक द आइडियल ग्राउंड वाज बीइंग क्रिएटेड फॉर अ नेशनल मूवमेंट, क्योंकि उस समय ग्लोबल स्केल पर खिलाफत इशू बहुत प्रोमिनेंट हो रहा था। तो अगर हम बात करें इंडियन नेशनल मूवमेंट की, तो अगर हम अपने हमने अभी अभी देखा कि दिस इज द तो हम लोगों ने देखा कि दिस मोमेंटम दैट वाज बिल्डिंग विद दिस सिचुएशन, इट गॉट फर्दर स्ट्रेंथन विद द खिलाफत, क्योंकि उस समय ग्लोबली वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे ऑटोमन एम्पायर वाज वन of the Axis powers. It was fighting along with Germany, Austria. और अब क्योंकि when the Allied, at the eve of Allied victory, ऐसा लग रहा था कि ऑटोमन एम्पायर पे बहुत हार्श टर्म्स इम्पोज किए जाएंगे, और ऑटोमन एम्पायर उस समय इस्लामिक स्टेट के लिए जो कैलिफ था वो भी ऑटोमन, इस्लामिक स्टेट का कैलिफेट भी ऑटोमन एम्पायर था। कैलिफेट मतलब इस्लामिक स्टेट का खलीफा, जो कि उनका रिलीजियस लीडर होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। मुस्लिम्स का जो अक्नॉलेज रिलीजियस लीडर था वो भी ऑटोमन कैलिफ ही था उस समय। तो जितने भी मुस्लिम्स थे इवन इन इंडिया, दे सॉ दिस सिचुएशन एज अ रिलीजियस ह्यूमिलिएशन फॉर देम, क्योंकि उनके रिलीजियस लीडर को अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही थी। खासकर 1920 में जब ऑटोमन एम्पायर यानी टर्की पे ट्रीटी ऑफ सेवरेस इंपोज किया गया, तो कैलिफेट जो कैलिफ या खलीफा से उसकी सारी रिलीजियस अथॉरिटी ले ली गई। उसके जो पर्सनल लैंड्स ऑफ द कैलिफ थे जिसपे उसका कंट्रोल था वो ले लिया गया। तो इस बात से जो मुस्लिम्स थे उन्होंने इसको अपने रिलीजन के खिलाफ एक डायरेक्ट चैलेंज की तरह देखा, और उनके मन में ये गुस्सा बढ़ ही रहा था। एंड लीडर्स ऑफ द मुस्लिम लीग लाइक मोस्ट प्रोमिनेंटली मोहम्मद अली एंड शौकत अली were raising awareness about this issue। तो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी जो बनी थी वो 1919 में बनी थी। इट वाज बिफोर द ऑफिशियल लॉन्च ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। पर इवेंचुअली महात्मा गांधी ने द पॉपुलैरिटी ऑफ दिस इशू को रिकॉग्नाइज किया, और उन्होंने सोचा दिस वुड बी द आइडियल जंक्चर टू लॉन्च अ मास मूवमेंट एंड अराउंड द खिलाफत कॉज एंड कंबाइन इट विद द नॉर्मल ग्रीवांसेस ऑफ द इंडियंस, ताकि एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी का भी प्रदर्शन हो जाएगा, एक मास मूवमेंट क्रिएट किया जा सकेगा, और ब्रिटिशर्स को भी बहुत बड़ा चैलेंज मिलेगा। तो ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड बिफोर दिस। उसके बाद गांधी ऑल्सो बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत लीग, एंड ही स्टार्ट्स मोबिलाइजिंग द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस अराउंड द कॉज ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो अगर हम बात करें खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, तो दिस बिकेम द इमीडिएट ट्रिगर। और फिर उसके बाद धीरे धीरे जब उन्होंने लीडरशिप का सपोर्ट मोबिलाइज किया, तो फिर मल्टीपल सेशंस ऑफ द कांग्रेस में पहले जब उन्होंने सबसे पहले ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आगे डिमांड रखी, फिर फाइनली कैलकाटा के एक स्पेशल सेशन, और दिसंबर 1920 में नागपुर सेशन में फाइनली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एज अ मूवमेंट स्पॉन्सर्ड बाय कांग्रेस लॉन्च किया गया। तो इट इज वेरी पर्टिकुलर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कांग्रेस के अम्ब्रेला के अंडर ही लॉन्च किया गया था। हर मास नेशनल मूवमेंट कांग्रेस के अंडर ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया गया था, बट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज द फर्स्ट मास मूवमेंट इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड। स्वदेशी मूवमेंट भी था जहां पे मास पार्टिसिपेशन हम देखते हैं, लेकिन इस स्केल का पहला नेशन वाइड मास मूवमेंट वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो यहाँ पर
basically around the Khilafatist cause, the main crux of the movement was they were arguing for the demands of Swaraj. Ab Swaraj here did not mean independence at this juncture. Here it just meant self-rule, कि अपने आप को govern करने की capability चाहिए थी. और उन्होंने इसके लिए जो plan रखा था वो था कि वो phases में unfold होगा movement. पहले people will give up their titles, people will boycott government institutions and like courts, colleges, universities, and if doing all of this also Swaraj is not achieved within a year, उसके बाद आपका mass civil disobedience वाला non payment of tax वाला campaign in Bardoli was supposed to be launched after 1 year of this. तो this was the projected this was the projected trajectory of the movement. लेकिन असलियत में उससे काफी डिफरेंट हुआ. असलियत में क्या हुआ कि 1922 के आसपास जाते हुए जब 4 फरवरी को चौरी चौरा में, बिकॉज द प्रोटेस्टर्स अटैक्ड अ पुलिस स्टेशन, burnt a police station, set fire to a police station, killing 22 police officers. तो इसके बाद, looking at the scale of violence, Gandhi decided to unilaterally suspend the movement on 22nd February. And this was very disheartening and disappointing to all the leaders, क्योंकि उनको लग रहा था कि movement बहुत successful direction में जा रहा है. पर हमारे लिए इसका significance ये है कि इसकी वजह से जो चेंजेस आए, द स्केल और द सक्सेस ऑफ द रिफॉर्म ले इन इट, द स्केल और द सक्सेस ऑफ द मूवमेंट ले इन द रिफॉर्म्स इनिशिएटेड अंडर दिस मूवमेंट एंड द स्केल ऑफ पार्टिसिपेशन. मतलब कौन कौन से वर्ग के लोग, कौन से सोशल ग्रुप्स अक्रॉस व्हाट एरियाज ऑफ द कंट्री आर दे पार्टिसिपेटिंग. तो अगर हम एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बात करें तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाइक जामिया मिलिया इस्लामिया एट अलीगढ़, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, देयर आर फ्यू एग्जांपल्स. आपको एग्जैक्टली हर चीज एक्टिव रिकॉल में नहीं रखनी है, लेकिन अगर थोड़ा फैमिलियर होगा, आपको कॉन्टेक्स्ट इसका फैमिलियर होगा, तो इन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस विल बी एबल टू एलिमिनेट. और इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि लीगल एंड इकोनॉमिक बॉयकॉट्स वर मोस्ट सक्सेसफुल, क्योंकि जो बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट्स और गुड्स विद पब्लिक बॉनफायर, इसमें सबसे ज्यादा आपकी औरतें पार्टिसिपेट भी करती थी और इसकी वजह से ब्रिटिश रेवेन्यूज को भी बहुत धक्का लगा. और जो तिलक स्वराज फंड सेटअप किया गया था इसमें स्वराज के नाम पर, उसमें भी बहुत कलेक्शंस आए. तो हम लोग, Hindu Muslim unity was the most remarkable feature of this movement. Although ये unity breach होने लगी आपके it started to get affected in 1922 after the outbreak of the Mopla rebellion in Malabar और केरला, क्योंकि वहां पर although वो एंटी लैंडलॉर्ड इन नेचर था, वहां के जो आपके लोकल मोपला पॉपुलेशन थी, वो द डिसेंडेंट्स ऑफ वर मुस्लिम पॉपुलेशन, डिसेंडेंट्स ऑफ अरब ट्रेडर्स जो बहुत पहले आके इंडिया सेटल हुए थे, और उनका जो गुस्सा था वो वहां के लैंडलॉर्ड्स के ऊपर था, क्योंकि उनके पास मतलब उनकी जमीनें ली जा रही थी, उनके पास बहुत रिसोर्सेज नहीं थे और उनको बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता था. अब कोइंसिडेंटली द लैंडलॉर्ड्स हैपन टू बी हिंदू इन दैट पर्टिकुलर एरिया, तो they started using religious symbolism to target the landlord, क्योंकि ये खिलाफत मूवमेंट के टाइम पे हो रहा था. तो उसकी वजह से this movement got a bad reputation in Malabar specifically. This became a very infamous incident. और 1924 के बाद जब टर्की में मुस्तफा केमल आतातुर्क ने कैलिफेट को अबॉलिश ही कर दिया पूरी तरीके से, तो खिलाफत मूवमेंट का जो मेन कॉज था वही खत्म हो गया. तो इस वजह से वो धीरे धीरे डाई डाउन हो गया. लेकिन उससे पहले जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी हमें इस मूवमेंट में देखने को मिलती है, वो सही में इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत रिमार्केबल है, क्योंकि इस स्केल पे हमें वापस कभी किसी और मास मूवमेंट में देखने को नहीं मिलती है. तो और जो सिविल डिसोबीडियंस वाला कैंपेन था वो कभी नेचुरली, क्योंकि उससे पहले ही चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया, तो नेचुरली वो कभी लॉन्च ही नहीं हो पाया. लेकिन बारडोली देन बिकेम द साइट ऑफ द next major like peasant सत्याग्रह in Bardoli 1928. अब उसी के तहत अगर हम लोग देखें तो similarly if we
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे अब हमें अदर स्ट्रैंड्स ऑफ नेशनलिज्म के ग्रोथ को भी साथ में देखना है, क्योंकि हम लोगों को देखना है कि आपका, हाँ, कि आफ्टर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में एक बहुत बड़ा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की अगर हम बात करें तो दिस वाज द टाइम पीरियड आफ्टर गांधी जी's अरेस्ट इन 1922. Congress was left without a unified agenda, in the sense that the person holding different leaders together, he was no longer present on the scene. तो अब उसकी वजह से कांग्रेस में फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आने लगा। एक तरफ देयर वर लीडर्स लाइक सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू, जिनको अब लगा कि नाउ दैट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हैज बीन सस्पेंडेड, तो शायद कांग्रेस लीडर्स को जो ब्रिटिशर्स ने फॉर्मुलेट किया उन मिनिस्ट्रीज का फायदा उठा के दे शुड फाइट इलेक्शंस एंड देन दे शुड फॉर्म गवर्नमेंट्स। दिसंबर 1922 में जो गया सेशन था उसमें यहाँ पर भी ना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप लोग अब इस जंक्चर पे देख रहे होंगे कि इन नोट्स में ऑनेस्टली आप अलग से लिस्ट मत बनाइए फेमस कांग्रेस, like famous Congress meetings and who were the presidents in which year वाली लिस्ट, क्योंकि आपको पूरी लिस्ट याद नहीं रहेगी। नाउ दीज आर इंपॉर्टेंट जंक्चर्स, अगर क्वेश्चंस आए तो आएंगे भी इन्हीं एरिया से, और अगर आपके दिमाग में रहेगा किसी भी तरह तो रहेगा भी इसकी वजह से। तो गया सेशन के अंदर जब सीआर दास को प्रेसिडेंट बनाया गया और मोतीलाल नेहरू को सेक्रेटरी, तो उन्होंने इस बात की डिमांड करना शुरू किया, तो दे बिकेम प्रो चेंजर्स, क्योंकि दे वांटेड अ change in the direction and policy of Congress. At the same time, there were leaders like C. Rajagopalachari and Vallabhbhai Patel who believed that this is no time to break the momentum of the non-cooperation movement. तो उनको लगा कि अगर ब्रिटिशर्स की एस्टैब्लिश की हुई आधी अधूरी लेजिस्लेचर्स को ज्वाइन करेंगे तो हम एक तरीके से उनको ही लेजिटिमेसी दे रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि हम उनके हाफ हार्टेड रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट कर लेंगे, और क्या है कि ये जो गांधीयन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम जो अभी हमें ग्रास रूट्स में जाके करना है, मासेस के साथ कनेक्ट करने के लिए, पेजेंट के साथ कनेक्ट करने के लिए, अगर वहां पे गैप आया तो हमारा फिर से कॉमन लोगों के साथ कनेक्शन टूट जाएगा। तो अब इसी वजह से when we look at the course of events after the non-cooperation movement, it starts with a sort of context between pro changers and no changers. तो 1922 में जब ये एजेंडा उन्होंने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का प्रपोज किया तो इट वाज रिजेक्टेड बाय मेजॉरिटी। दिस made them resign from their positions, और 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने अपनी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी को लॉन्च किया, कॉमनली नोन एज द स्वराज पार्टी, इन ऑर्डर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। लेकिन यहाँ पर अब उन्हें डर लग गया कि 1907 के सूरत स्प्लिट जैसी सिचुएशन ना बन जाए, क्योंकि अभी नेशनलिज्म एक बहुत अच्छे पॉइंट पे पहुंच चुका है, तो वहां पे उनको ब्रिटिशर्स को कोई रीजन नहीं देना है कि वो इंडिया के नेशनलिज्म की बैक ब्रेक कर पाए। तो इस सिचुएशन में व्हेन वी लुक एट दिस सिचुएशन we see that they had the political maturity to come together on a and reach a middle ground. तो आपके जो नो चेंजर्स फैक्शन थे उन्होंने अक्नॉलेज किया इस बात को, उन्होंने स्वराजिस्ट्स को इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करने से रोका नहीं। तो 1923 में दे डिड फाइट इलेक्शंस, दे डिड मैनेज टू विन many of the seats, 42 out of the 101 seats, again a figure that you should not try to remember per se, but जैसे हमें अगर पता होना हो, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशनल फेज का सिग्निफिकेंस बहुत था, इन द सेंस दैट अगर हम बात करें जैसे इस कॉन्स्टिट्यूशनल फेज का सिग्निफिकेंस बहुत था, क्योंकि पहली बार आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में जो एजुकेशन मिल रही है इंडियन लीडर्स को वो इसी टाइम पे मिल रही है, क्योंकि बाद में जाकर हम लोगों का जो लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव अपैरेटस अभी है वो इसीलिए क्योंकि हमारे लीडर्स को एक पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन में बहुत लंबे टाइम तक फंक्शन करने की आदत थी, और वो आदत अभी ही पड़ना स्टार्ट हुई है, क्योंकि पहली बार वो लोग एक गवर्नमेंट का पार्ट बनकर अंदर से बिल्स लॉन्च करने में, अकाउंटेबिलिटी डिमांड करने में यूज कर रहे हैं। तो एक तरीके से वो लोग, उनका पॉइंट ही यही था कि
वो एक्सपोज करेंगे, दे विल एक्सपोज द हॉलोनेस ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस बाय फंक्शनिंग विद इन देम, बाय लाइक इट वॉज बेसिकली सीन एज एन इनसाइड जॉब, कि वो अंदर रहकर ये प्रूव कर रहे हैं कि कैसे ये इंस्टीट्यूशंस बहुत इनइफेक्टिव। तो यहाँ पर स्वराजिस का जो पोजीशन हम लोगों ने देखा उसी में जैसे दे formed government in 1923 and they remained in office till 1930 तक जाते जाते, क्योंकि उनको अपना पोजीशन मेंटेन करने के लिए कई बार मतलब कोalitions फॉर्म करने पड़ते थे, अलाइ करना पड़ता था लिबरल मेंबर्स के साथ, उसके बाद डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम लीग ऑल्सो। और 1930 में जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च होता है तो देन दे फाइनली रिजाइन फ्रॉम देयर मिनिस्ट्रीज। बट इस एक्सपेरिमेंट की वजह से इंडियंस को कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। इनफैक्ट जो पब्लिक सेफ्टी बिल जिसकी वजह से, जिसके डिबेट के समय भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फोड़ा था, वो बिल भी रिजेक्ट होता है बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स विद इन द असेंबली। उन लोगों की वजह से ये बिल फाइनली टेबल होने से रुकता है, ये बिल फाइनली एक्ट नहीं बन पाता। तो इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो although they could not continue in the office for a long time, they did lose their political support, and especially after the death of C.R. Das in 1925, there were they could not continue with the same vigor, but they were nonetheless very significant in India's political journey or in Indian national. तो सिमिलरली अब यही कंस्ट्रक्टिव वर्क का एक दूसरा एस्पेक्ट जो मतलब द कंस्ट्रक्टिव वर्क other people or other members of the Congress continue with the constructive work or with the agenda of sort of serving, like Gandhian constructive work consisted of a number of things: working with your hands, assisting the villagers, doing everyday tasks. तो इसकी वजह से जो पॉपुलर अपील था इंडियन नेशनल लीडर्स का वो हमेशा जिंदा रहता था। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ड्यूरिंग द बारडोली सत्याग्रह। उनको जो ये टाइटल सरदार दिया गया था वो दैट वाज गिवन बाय द वुमेन ऑफ गुजरात because of his participation and services during the Bardoli Satyagraha. So Bardoli was a place in Gujarat, was a village in Gujarat in the Surat district, जहाँ पर there were like recurrent crop failures, floods और famines की वजह से, droughts की वजह से उनका उनकी प्रोडक्शन बहुत कम हो गई थी। लेकिन ब्रिटिशर्स टैक्स लगातार बढ़ाए जा रहे थे, तो लगभग 22%, 22% से टैक्स इंक्रीज कर दिया, विच वॉज बैक ब्रेकिंग फॉर द विलेजर्स। अब कांग्रेस ने इसी बात को स्पेशली लेड बाय लीडर्स लाइक मतलब वहाँ के जो लोकल लीडर्स थे, मेहता ब्रदर्स, दे इनिशिएटेड द डिमांड एंड देन लेटर सरदार पटेल ज्वाइंड इन। उन्होंने लोकल असेंबलीज, लोकल मिनिस्ट्रीज को, लोकल कांग्रेस मिनिस्ट्रीज को भी मोबिलाइज किया। साथ में उन्होंने एक लार्ज स्केल सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया विद लीडर्स लाइक नरहरि पारिक, मोहनलाल पांड्या। और फाइनली सीइंग द स्केल ऑफ मास पार्टिसिपेशन, सीइंग द widespread discontent of the public, the Britishers were forced to reduce the rate of revenue from 22% increase to merely a 6% increase, और उनको कुछ लैंड्स जो उन्होंने कॉन्फिस्केट किए थे वो भी लौटाने पड़े। तो this in itself was seen as a very successful juncture। और यहीं से जब महात्मा गांधी also visited this area when this movement was ongoing, तो एक बार फिर उनका political career revive होने के लिए this provides an ideal opportunity. In the meantime अगर हम देखें तो ये constitutionalism में भी
एक तरफ आपके स्वराजिस्ट आर ज्वाइनिंग लेजिस्लेटिव असेंबलीज, दूसरी तरफ हम लोगों ने देखा था कि 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर ये स्पेसिफाइड था कि आफ्टर 10 years द टर्म्स ऑफ द एक्ट विल बी रीनिगोशिएटेड। ये कंसिडर किया जाएगा कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट किस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो उसी के बाद पहली बार हम देखते हैं कि उसी के एवज में साइमन कमीशन या इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, अ 7-member बॉडी इज फॉर्म्ड इन November 8, 1927। तो इस बॉडी को इंडिया भेजा जा रहा था अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉन साइमन टू थिंक अबाउट व्हाट विल बी द कोर्स ऑफ द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। नाउ दिस बिकेम अ वेरी पर्टर्बिंग इशू फॉर इंडियन नेशनलिस्ट, क्योंकि इस 7-member कमिटी में कोई भी इंडियन नहीं था। एंड right when this was announced, it led to great and unified, great countrywide protests against the Simon Commission. अब इसी प्रोटेस्ट में का एक ये मेजर आउटकम था कि इसके अंदर जो लीडर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें तो ऑब्वियसली जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, दे वर द यंग कैडर्स ऑफ कांग्रेस। तो वो लोग दे वर ऑलवेज वेरी outrightly they were very pro freedom or complete independence in their approach. So they did not want like moderate political compromises like the previous generations of Congress. They wanted they were arguing at this stage for complete freedom. तो उनके लिए बहुत ही हाफ बेक्ड रिफॉर्म्स थे, या बहुत ही एक तरीके से देखा जाए तो दिस ऑफर वाज नॉट वर्थ एक्सेप्टिंग। तो इसी प्रोटेस्ट का एक मेजर आउटकम ये था कि अक्टूबर 1928 में जो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था उसके अंदर व्हेन ब्रिटिशर्स ने दे ट्राइड टू डिसमिस द गैदरिंग विद अ लाठी चार्ज, जिसमें लाला लाजपत राय who got injured during this died a week later, and this became a major this became a very blasphemous thing for Indian nationalists and Indian leaders, especially जो हम लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस है जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद को मतलब जिसमें उन लोगों को इम्प्लीकेट किया जाता है, जब उन्होंने कर्नल सॉन्डर्स वाज इन चार्ज हु ऑर्डर्ड दिस लाठी चार्ज, उनको असैसिनेट किया। तो ये जो इवेंट है एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट भी बन गया। उसके अलावा ये साइमन कमीशन के बाद जब ये प्रोटेस्ट हुए तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड बर्कनहेड, उन्होंने इंडियंस को चैलेंज किया कि दे आर नॉट इक्विप्ड इनफ टू ड्राफ्ट देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको कहते हैं बर्कनहेड चैलेंज। लेकिन इंडियंस ने भी इस चैलेंज का रिस्पॉन्स दिया विद देयर फर्स्ट एफर्ट टू ड्राफ्ट एन इंडिजिनस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक ऑल पार्टीज कमिटी फॉर्म हुई, जिसके अंदर एक ऑल पार्टीज मीटिंग में एक कमिटी फॉर्म हुई हेडेड बाय मोतीलाल नेहरू, हु वाज गिवन द चार्ज ऑफ ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, जिसका बेसिक सार था नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार हम लोगों ने अपने बेसिक प्रिंसिपल्स रिइटरेट किए, जहां पे डिमांड किया गया एक डोमिनियन स्टेटस, जो सबसे मेजर प्रोविजन है वो एक डोमिनियन स्टेटस विद इन अ ईयर। सेपरेट इलेक्टोरेट्स को रिजेक्ट किया गया। उसके बाद देयर वाज अग्रीमेंट ओवर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज, 19 fundamental rights were recognized, universal adult suffrage was acknowledged, equal rights for women, equality, bicameral legislature, linguistic organization of provinces। अब ये सारे जो provisions हैं आपको as such बहुत ज़्यादा लिस्ट बना के याद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए इसमें बस हमें ये सारे तर्क संगत तरीके से इसको याद रखने की जरूरत है। उसका मतलब ये है कि अगर if I look at the provisions of this list, तो most of the issues are still very much relevant to our constitution in its present day and age। इसका मतलब है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो आज जैसा दिखता है उसके लिए जो कंसेंसस है नेशनल लीडर्स के दिमाग में बहुत टाइम से एग्जिस्ट करती थी। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आप इमीडिएटली आप फिर भी फिगर आउट कर सकते हैं आपको मेजर चीजें कि अच्छा डोमिनियन स्टेटस की बात की गई है, कंप्लीट फ्रीडम की बात नहीं की गई है। उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया है, ये आपको पता ही होगा। उसके बाद लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविंसेस, बाइकैमरल लेजिस्लेचर, इक्वल राइट्स फॉर वुमेन। इनको एक लिस्ट की तरह ना याद रख के आप ऐसे सोच सकते हैं कि
these were very logical things to include in the draft of the Nehru report. तो अगर अब हम बात करें इस सिचुएशन के बाद, after the Nehru report was presented, the Britishers also realized that the Indians have become very Indians have become politically aware, so they need more significant concessions अगर आपको national movement को थोड़ा शांत रखना है. तो इसीलिए अक्टूबर 1929 में लॉर्ड अर्विन की जो डेक्लेरेशन थी, जिसको दिवाली डेक्लेरेशन कहते हैं, उसमें ब्रिटिशर्स ने भी पहली बार ये रिकॉग्नाइज किया कि हाँ, इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस की तरफ, इंडियन कॉलोनी को एक डोमिनियन स्टेटस की तरफ मूव किया जाएगा, और ये होगा ओवर द कोर्स ऑफ 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस. और RTCs. पर बिकॉज इस डोमिनियन स्टेटस का कोई डेट स्पेसिफाइड नहीं था, अगेन द इंडियंस वर greatly dissatisfied with this very mild concession. So as a result, December 1929 में जो लाहौर सेशन होता है कांग्रेस का, दिसंबर 1929 में, चेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू, उसमें पहली बार पूर्ण स्वराज एज इन कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, पूर्ण स्वराज का कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज अ गोल रिकॉग्नाइज किया जाता है. तो अब उसी के तहत the newly adopted tricolor flag was hoisted along the Ravi River. 26th January 1930 is chosen as the designated day of independence, और उसके बाद हर साल कांग्रेस 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे की तरह सेलिब्रेट करने लगा. दैट इज व्हाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इवन दो इट वाज अडॉप्टेड इन नवंबर 1949, हमारा रिपब्लिक डे की डेट जब ये इम्प्लीमेंट किया गया, वो जानबूझ के सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस की वजह से ही 26 जनवरी 1950 रखी गई. तो इसके बाद दिस इज अ वेरी रेडिकल शिफ्ट. अभी तक स्वराज में कहीं पर भी ये कंप्लीट फ्रीडम की डिमांड नहीं रखी गई थी नेशनल मूवमेंट के स्केल पे. स्वराज का मतलब था एक डोमिनियन स्टेटस, सॉर्ट ऑफ अ सेल्फ रूल, जहां पे उनको ऑटोनॉमी मिल जाए, भले ही अल्टीमेटली वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही फंक्शन कर रहे हो, राइट. तो यहां से अब दूसरा स्टैंड हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, जहां पे हमने देखा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इंक्रीज्ड मल्टीफोल्ड, और उसके बाद दिस सिचुएशन सॉर्ट ऑफ उसके बाद आफ्टर द सिवियर रिप्रेशन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, the revolutionaries were forced to move to different locations. They were exiled, they were living in exile in different parts of the world, and the revolutionary movement died down a little bit. More importantly, what happened was, ये जो उस समय के नए लीडर्स थे, जिनको वैसे ही उनका रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म की तरफ जो एनर्जी चैनलाइज हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो एग्जिस्टिंग पॉलिटिक्स से बहुत डिसअपॉइंटेड है. तो उसके बाद गांधीयन मास नेशनलिज्म, स्पेशली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब लॉन्च हुआ, तो इन लीडर्स को एक नई लीज ऑफ लाइफ मिली. उनको पहली बार उम्मीद जागी कि somebody very militant has come to the fore, and everyone was very convinced that maybe this is how the aim of Swaraj will be realized. So after the non-cooperation movement was dismissed very abruptly, these people, the young leaders of these young revolutionary got very disillusioned. उनका विश्वास एक बार फिर से नेशनल मूवमेंट और मास नेशनलिज्म से डोल गया, एंड देन दे डिसाइडेड टू टेक अप रेवोल्यूशनरी मीन्स अगेन. लेकिन पिछले वाले और इस वाले में फर्क ये है कि इवन दो देयर वर इंडिपेंडेंट एक्ट्स ऑफ हीरोइज्म होते थे, अभी भी मतलब वायलेंट एक्ट्स हो ही रही है, बैंडिटरी हो रही है, टारगेटिंग ऑफ ऑफिशियल्स हो रहा है, लेकिन अब दिस न्यू फॉर्म ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म गॉट merged with the idea of socialism, in the sense that अभी अगर हम देखेंगे, they were greatly inspired by the Russian Revolution of 1917, जहां पे स्पेशली revolutionaries like Vladimir Lenin. तो अब उन लोगों का
जो एम था, दैट वाज नॉट जस्ट क्रिएटिंग नॉइज, दैट वाज नॉट जस्ट टारगेटिंग पीपल और एक्ट ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस, दे वांटेड टू एस्टैब्लिश एन ऑल्टरनेट ऑर्डर जो कि बेस्ड होगा ऑन रेडिकल इक्वालिटी बिटवीन एवरीबॉडी। उसका पहला पार्ट था टू गेट फ्रीडम टू रिजेक्ट द कॉलोनाइजर्स। उसके बाद फिर दे वांटेड टू एस्टैब्लिश अ न्यू सोसाइटी वेयर एवरीवन हैड इक्वल राइट्स एंड इक्वल मीन्स। तो अगर इसी वजह से इस टाइम पे अगर हम देखें तो द प्रोमिनेंट लीडर्स लाइक जोगेश चंद्र चैटर्जी, सूर्य सेन, भगत सिंह। और यहाँ पर अगर इसके अंदर जो आपके मेजर एरियाज थे, पंजाब, यूपी एंड बिहार वर द UP, Bihar and Bengal. These were the major centers of revolutionary activity. Especially when we talk about organizations, the formation of the Hindustan Republican Organization in 1924 in Kanpur was a major juncture. Ram Prasad Bismil, Jogesh Chandra Chatterjee and Sachin Sanyal जिन्होंने बदली जीवन भी लिखी, they were the first generation of leaders to be associated with the Hindustan Republican Association. अब यहीं पर इसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ यू एसोसिएट द वेरी फेमस काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस क्योंकि यहाँ पर जो एक आर्म्स ट्रेन इस जगह से पास कर रही थी, उसको लूट कर अपने एफर्ट्स को स्पॉन्सर करने के लिए उस ट्रेन को लूटना, दिस बिकेम अ वेरी सिग्निफिकेंट लैंडमार्क इवेंट, जिसके तहत राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान एंड राजेंद्र लहरी, ठाकुर रोशन सिंह, दे हैड टू लूज देयर लाइव्स। ठीक है, उसके बाद अब इस चीज में आप लोगों को एग्जैक्टली ये नहीं लिस्ट याद रखने की कोशिश नहीं करनी है बहुत ज्यादा कि हाँ ये सारे लीडर्स ही, जैसे आपको एकदम फिंगर टिप्स पे हर समय नाम याद हो। ऑल्दो अगर आप लोगों ने रंग दे बसंती देखी है तो आप लोगों को इन लीडर्स के नाम वैसे भी याद हो ही गए होंगे, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ये बहुत फेमस लीडर्स रेवोल्यूशनरीज। लेकिन अब काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस एसोसिएटेड विद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये सारी मतलब सेमिनल इंफॉर्मेशन, जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन है, वो दिमाग में अपॉन मल्टीपल रिविजन अपने दिमाग में रखने की कोशिश करनी है। उसी के साथ आफ्टर दिस इनिशियल लाइन ऑफ लीडरशिप वाज परसिक्यूटेड या उनको एग्जीक्यूटेड, तो उसी के बाद जो सेकेंड जनरेशन ऑफ लीडरशिप है लेड बाय द लाइक्स ऑफ चंद्रशेखर आजाद, ऑर्गेनाइज अंडर चंद्रशेखर आजाद, पंजाब से भगत सिंह, भगवती चंद्र वोरा और सुखदेव, they sort of revitalized the organization as HSRA, Hindustan Socialist Republican Association in 1928 यहीं दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में। तो उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को फिर से रिवाइटलाइज किया। जैसा हमने डिस्कस करा था, उनका सबसे नोटेबल चीज जिसके लिए सबसे पहले तो बिकॉज ऑफ द लाठी चार्ज लीडिंग टू द अनटाइमली डेथ ऑफ लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह एंड सुखदेव, बट भगत सिंह एंड राजगुरु assassinated JP Saunders on December 17, 1922, मतलब in 1928। उसके बाद जानबूझ के आफ्टर भगत सिंह was arrested for dropping non-lethal bombs at the Central Legislative Assembly, और उस अरेस्ट के बाद उनकी लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस वाली फाइल खुल गई, तो he was sentenced to death। अब this was the most famous juncture, or this became one of the most the hanging of Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru, that became one of the most the most important catalysts in organizing people around the cause of revolutionary nationalism। क्योंकि इन लोगों ने revolutionary nationalism को एक negative sentiment से या एक political violence के act से उसको ना एक नई जिंदगी दे दी, उसको एक पैरेलल आइडियोलॉजी की तरह यूथ के दिमाग में इम्प्लांट कर दिया। तो यहां से इसी सिचुएशन में अगर हम देखें, सिमिलरली अगर बंगाल की भी हम बात करें, तो
leaders like J.M. Gupta, the New Anushilan Group, and even Subhash Chandra Bose. तो revolutionary instincts को जिंदा रखने में इन leaders का हाथ था. अब अगर हम बात करें गांधी एंड मास नेशनलिज्म की आफ्टर दिस पर्टिकुलर पीरियड, तो अब अगेन वी आर एट अ जंक्चर जहां पर हमने देखा है कि धीरे धीरे एक तो if we talk about the juncture that we are at, तो एक तो nationalism is getting revived through these parallel strands. उसके बाद after the Great Depression, economic depression or Great Depression of 1929, what is happening is again वही problem, क्योंकि आपका colonial goods का market, colonial goods और commodity prices fall करते हैं, तो again normal for common people, the resulted inflation or the resultant stagflation in a way like gets very very difficult to handle, क्योंकि जो प्राइस इंक्रीज है उसको उससे डील करने के लिए उनके पास उनके उतने वेजेस ही नहीं है. उसके अलावा इससे रिच फार्मर्स को भी असर पड़ रहा है क्योंकि उनके कमोडिटीज के लिए भी उनको इनफ पैसा नहीं मिल रहा है. इससे कैपिटलिस्ट को भी फर्क पड़ रहा है क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन के समय गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, उनको प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ से प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है. इससे स्मॉल पेजेंट्स को भी फर्क पड़ रहा है. तो अगेन all sections of the Indian society are dissatisfied again. Momentum has been gradually building, जैसा हमने बारडोली सत्याग्रह के टाइम पे देखा, फिर हमने साइमन कमीशन के बाद जो ऑल इंडिया प्रोटेस्ट या द पब्लिक सेंटिमेंट दैट इज बीइंग मोबिलाइज्ड अगेन, वो वापस से मतलब अब सिचुएशन क्रिएट हो गई है दैट इज राइप फॉर द लॉन्च ऑफ अनदर मास मूवमेंट. तो जब कांग्रेस ने बहुत पहले जैसे ही पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया और 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे की तरह सेलिब्रेट किया, तभी इट वाज डिसाइडेड that this would be the right jungle. If the Britishers don't accept the demands of Congress, then they would launch another mass movement. तो सिविल डिसोबीडियंस, इसी के तहत गांधी ने अपने 11 पॉइंट्स डिमांड को पहली बार अपने 11 पॉइंट्स डिमांड को वॉइस किया और 11 पॉइंट्स डिमांड ऑफ गांधीज 11 जिसकी लास्ट डेट रखी गई 31 जनवरी 1930 तक एक्सेप्ट करने का उनको टाइम दिया गया, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें थी. अब हमें सारी डिमांड्स याद नहीं करनी है, लेकिन उनमें से एक था कि रिमूवल ऑफ द सॉल्ट टैक्स, कि यहाँ पे अगर अबॉलिशिंग द सॉल्ट टैक्स एंड मोनोपोली, कि इससे पहले इंडिया में सॉल्ट कोई भी सी शोर से प्रोड्यूस कर सकता था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट पे मोनोपोली एस्टैब्लिश करके ये कर दिया कि जितना भी सॉल्ट प्रोड्यूस होगा उसको ब्रिटिशर्स टैक्स करेंगे और उसके अलावा ब्रिटिशर्स ही सॉल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो दैट बिकेम अगेन, ये सारे डिमांड्स दे वर डिजाइन्ड इन अ वे कि ये सभी लोगों को अपील कर रहे हो. अब इसके बाद आफ्टर वाइसरॉय लॉर्ड अर्विन डिड नॉट एक्सेप्ट दीज डिमांड्स, तो फाइनली दिस बिकेम द रीजन फॉर लॉन्चिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दैट स्टार्टेड विद द डांडी मार्च, जैसा हमने देखा फ्रॉम March 12 to April 6, 1930. Mahatma Gandhi decided that he will march from his Sabarmati ashram in Ahmedabad to the coast of Dandi and make salt himself. He landed on the coast of Dandi on April 6th and manufactured salt symbolically to show that he publicly violated the salt law. और this became the rallying cry for many people in different parts of the country to join the movement. अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की खासियत ये है कि ये नॉन कोऑपरेशन से भी ज्यादा बड़े स्केल पे फैला, क्योंकि रीजनली भी तमिलनाडु में सी राजा गोपालाचारी, केरला में के कलप्पन जैसे लीडर्स, आंध्र प्रदेश में भी, फिर धरासना सॉल्ट फैक्ट्री वाला प्रोटेस्ट वाज वेरी नोटेबल क्योंकि यहाँ पर लेड बाय सरोजिनी नायडू, दिस
event became a very popular imagery in western media also, क्योंकि यहाँ पे जो नॉन वायलेंट प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने एक बार भी अपना डिसिप्लिन ब्रेक नहीं किया, बट द ब्रिटिशर्स ओपन फायर ऑन अ ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स. दिस लेड टू क्वेश्चनिंग द मॉरल लेजिटिमेसी ऑफ ब्रिटिशर्स अगेन. तो ये जो सिचुएशन थी, इसी की वजह से हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स खासकर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की जो खासियत है वो ब्रिटिश और अमेरिकन प्रेस में बहुत ज्यादा कवर हुआ था. अमेरिकन प्रेस एंड जर्नलिज्म में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज वाइडली कवर्ड. तो इसी में पहली बार ब्रिटिशर्स का जो मॉरल हिपोक्रेसी था वो एक्सपोज होता है दुनिया के स्केल पे. दूसरा, विमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर्स. और पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान was a dedicated Gandhian who led the group known as Khudai Khidmatgars, and he also led the struggle in a very non-violent manner, leading him to be known as Frontier Gandhi. अलग अलग जगह थोड़ा वायलेंस भी हुआ, जैसे रेवोल्यूशनरी अफसर का सबसे बड़ा एग्जांपल है चित्तगोंग में, जहाँ पे सूर्य सेन जो रेवोल्यूशनरी थे उन्होंने एक रेड ऑर्गेनाइज की, एक आर्मरी जहाँ पे वेपन्स को स्टोर करते हैं अगेन इन ऑर्डर टू फाइनेंस देयर रेवोल्यूशनरी एफर्ट्स. तो हम लोगों को बेसिकली आप बस ये एरियाज याद रखिए, ठीक है. हम लोगों को बस इतना याद रखना है कि व्हाट वाज द एक्सटेंट, कि अगर ज्योग्राफिकल एक्सटेंट रिमेंबर करें तो हमें पता हो कि नॉर्थ ईस्ट तक देयर वर रेपरकशंस ऑफ द मूवमेंट फेल्ट इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एज वेल, इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया एज वेल. रिलेटिवली रीजनली कोई ऐसा हिस्सा शायद ही बच रहा था दैट वाज अनटच्ड बाय दिस. तो सिमिलरली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के इम्पैक्ट में ये हुआ कि when the civil disobedience movement was going on in India, वहाँ पे पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया 1930, लेकिन उसमें कांग्रेस ने अटेंड नहीं किया. द कांग्रेस डिसाइडेड टू बॉयकॉट इट. बाकी लीडर्स इंक्लूडिंग मुस्लिम लीग, जिन्ना, B.R. अम्बेडकर एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस, उन लोगों ने अटेंड किया एंड दे वर टॉकिंग अबाउट अ कॉम्प्रोमाइज वेयर द माइनॉरिटीज आर आल्सो रिप्रेजेंटेड, और कैसे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो तभी एक्सेप्ट होगा जब सब फैक्शंस इंक्लूडिंग द मुस्लिम्स इंक्लूडिंग द माइनॉरिटीज विल एक्सेप्ट इट. तो यहाँ पर क्योंकि अगर हम लोग देखें, अगर यहाँ पर हम इस सिचुएशन को देखें तो अब क्योंकि इतना प्रेशर क्रिएट हो रहा है ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो अब दे वांट Indians and especially Congress to come to the negotiation table and they want Congress to attend the round table conferences. तो इसी वजह से एक political compromise 1931 में गांधी अरविंद पैक्ट, गांधी उस समय येरावाड़ा जेल में थे, तो मदन मोहन मालवीय के मीडिएशन से ये एक गांधी अरविंद पैक्ट निगोशिएट होता है, जहां पर बेसिकली लॉर्ड अरविंद अग्रीज टू अ लॉट ऑफ कंसेशंस, जिसमें वो ऐसे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करने की बात करते हैं जो जिनका क्राइम नॉन वायलेंट इन नेचर था, जिनको जो कि बस मतलब पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, उन्होंने कुछ वायलेंस नहीं किया था, तो उनको रिलीज करने की बात करते हैं. और उसके अलावा वो बात करते हैं basically the British government lifts the ban on Congress and it also sanctions the manufacture of salt for own consumption. जैसे अपने consumption के लिए लोग सी शोर से सॉल्ट अपने कंजम्पशन के लिए सी शोर से प्रोक्योर कर सकते हैं. तो काफी सिग्निफिकेंट कंसेशंस वो दे देते हैं सो दैट in order to bring Congress and Mahatma Gandhi to the negotiation table. And as a result, Congress attends the second round table conference. The first round table conference में Congress का presence नहीं था, but other people including B.R. Ambedkar, including
leaders of Hindu Mahasabha, including Muhammad Ali Jinnah and leaders of Muslim League, they attended. ठीक है, लेकिन क्योंकि Britishers were not able to make any significant progress, Mahatma Gandhi decided to suspend the civil disobedience movement temporarily after the Gandhi-Irvin Pact, and as a result, Karachi Congress session again is notable because it was organized very shortly after the Gandhi-Irvin Pact in order to sanction the adoption of the Gandhi-Irvin Pact, और उसी के अंदर पहली बार आपका फंडामेंटल राइट्स का रेजोल्यूशन और नेशनल फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम की वजह से this is a very important this became a very important session because a consensus was recognized for these two programs. अब अगर हम बात करें second round table conference की, तो even though the Congress agreed to attend it under Mahatma Gandhi, it was opposed by the conservative leaders of that time like Winston Churchill. लेकिन अब महात्मा गांधी जब वहां पे गए तो तब तक ब्रिटिशर्स की जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी वो काफी आगे बढ़ चुकी थी. तो ये बहुत स्ट्रेटेजिक चीज है समझने के लिए. ब्रिटिशर्स जानबूझ के एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे जहां पे इंडिया का डोमिनियन स्टेटस ले पाना वर्चुअली इम्पॉसिबल हो जाता. दे वर sort of manufacturing a situation where they could have avoided accountability by saying कि हम तो ट्राई कर रहे हैं लेकिन आप लोग आपस में ही अग्री नहीं कर पा रहे हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने, अगर आप टेक्निकली देखिए तो even though Indian National Congress was not a perfect organization, but at that point of time it had the largest support base of people. उसके पास सबसे ज्यादा पॉपुलर सपोर्ट बेस था. तो एक मिनट के लिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन क्लेम कर सकती थी टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियंस तो वो सिर्फ कांग्रेस थी. अब ऐसी सिचुएशन में भी दे डिलिबरेटली प्लेस्ड मुस्लिम लीग, विच एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज नॉट इवन अ वेरी पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन. उस समय तक उनके पास उतना ज्यादा ऑन ग्राउंड या मास पॉपुलैरिटी भी नहीं थी. एंड इवन minority communities, but specifically the Muslim League, they placed it at parity with the Congress. जानबूझ के उनको एक सेपरेट वॉइस देने का मतलब था कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात आएगी तो या तो मुस्लिम्स डेडलॉक कर देंगे या तो डिप्रेस्ड क्लासेस डेडलॉक कर देंगे. तो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की तरफ प्रोग्रेस हो ही नहीं पाएगा. इसी में इन्होंने फिर से सेपरेट इलेक्टोरेट्स को एक टूल की तरह यूज किया और डिप्रेस्ड क्लासेस, जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट्स अभी तक मुस्लिम्स के पास है, सिख्स के पास है, पर सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब क्या होता है? बेसिकली पीपल हु बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी. सो it would mean that a constituency which is reserved for a candidate of the depressed class, people who are electing that candidate from that constituency also need to belong to the depressed class. तो इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो सेपरेट इलेक्टोरेट का होना became one of the major tools for British divide and rule policy, and that became the breaking point of the discussion for Mahatma Gandhi. क्योंकि ये जो minority card वो play कर रहे थे, ये खासकर separate electorate for the depressed classes was unacceptable to the Congress. तो उसके बाद after the talks break down in the second round table conference, 1932 से 34 में कांग्रेस ने फिर से रिवाइव करने की कोशिश की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, लेकिन तब तक मोमेंटम इतना डाई डाउन हो चुका था कि वो नहीं हो पाया. अब उसके बाद से बस हमें ये बस पता है कि उसके बाद से ब्रिटिश पॉलिसीज बिकेम आफ्टर द 3 राउंड टेबल. वो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सबसे कम पार्टिसिपेशन थी और कोई सिग्निफिकेंट लीडर की पार्टिसिपेशन उतनी नहीं थी बी आर अम्बेडकर को छोड़ के. तो उसके बाद ब्रिटिशर्स ने बस अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ रामसे मैकडोनाल्ड उन्होंने एक अवार्ड, हम जो कहते हैं अवार्ड इन द सेंस की एक डिसीजन जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, दैट वाज आल्सो नोन एज द कम्युनल अवार्ड, क्योंकि वहां पर इट सैंक्शनड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर the Christian, Muslim, Sikhs and the depressed classes. अब ये एक इतना मेजर डिवाइसिव इशू बन गया इंडिया के
मतलब अब ये इतना मेजर डिवाइसिव इशू बन गया इंडियन पॉलिटिक्स में कि महात्मा गांधी went sort of this became a showdown between Mahatma Gandhi and B.R. Ambedkar, and Mahatma Gandhi went on a fast unto death in Yaravana jail opposing this. तो इस political pressure की वजह से सितंबर, ये जैसे ये हो रहा है सितंबर 1932 में, इस पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से बी आर अम्बेडकर फाइनली सकम्स और वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बजाय रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी एक्सेप्ट कर लेते हैं for the depressed classes, and that is known as the Pune Pact of पूना पैक्ट ऑफ 1932। तो यहां पर फिर अगेन हम लोग यही देखते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के सस्पेंड होने के बाद अगेन देर आर 2-3 डिफरेंट स्ट्रैंड्स, फिर इसी स्ट्रैंड्स में ब्रेक हो जाता है कि न्यू स्वराज इन द सेंस की जो नए लीडर्स हैं, मतलब नए लीडर्स नहीं, मतलब एक अगेन देर इज अ ग्रुप ऑफ लीडरशिप जिनको लगता है कि हम लोगों को या इंडियंस को इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और मिनिस्ट्रीज फॉर्म करनी चाहिए। पर जो लेफ्टिस्ट लीडर है जैसे जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, उनको लगता है इस कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम को कंटिन्यू करके सीधा इंडिपेंडेंस के लिए पुश करना चाहिए। एंड ये लेफ्टिस्ट इसीलिए क्योंकि ये बहुत प्रो सोशलिस्ट है अपनी लीनिंग में, दे आर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ रशियन रेवोल्यूशन ऑफ बोल्शेविज्म, ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म ऑफ रशिया, और वो इंडिया में भी पेजेंट्स, वर्कर्स और द मतलब द लोअर क्लासेस को एम्पावर करने के लिए काफी कुछ करना चाहते हैं। तो अब दूसरी तरफ गांधीयन मास नेशनलिज्म में दिस वाज द टाइम ऑफ हरिजन अपलिफ्टमेंट कैंपेन। तो हम देख रहे हैं कि जब भी कोई मास मूवमेंट सस्पेंड होता है तो उसी के बाद पैरेलल स्ट्रैंड शुरू होते हैं। तो जो हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी हैज एस्टैब्लिश्ड इन he establishes Harijan Sevak Sanghs. These are organizations specifically of composition, they are composed of the upper castes mostly, जिन लोगों को एक तरीके से एक voluntary pledge लेना होता है to serve the Harijans. He coins the name Harijan for the first time, or because of his, and he also publishes a magazine by the name of Harijan. ये जो टर्म है, जैसे बी आर अम्बेडकर जो टर्म यूज करते थे वो था दलित, विच मेंट ओप्रेस्ड, लेकिन महात्मा गांधी जानबूझ के हरिजन और गॉड्स फेवरेट, हरि का प्रिय जैसा शब्द ये स्पेसिफिकली महात्मा गांधी ने यूज किया है फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। तो इसी टाइम पे हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का विजन काफी ग्रो कर रहा है इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। जो हमने देखा था कि जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए, साइमन कमीशन मतलब 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए, उनके बेसिस पे एक वाइट पेपर रिलीज किया गया 1333 में कि क्या होना चाहिए फ्यूचर गवर्नेंस की दिशा या फ्यूचर स्ट्रक्चर की दिशा। तो उसी के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो आता है, ये सबसे नोटेबल लेजिस्लेशन होता है अभी तक का, क्योंकि सबसे पहले ये सबसे बड़ा भी होता है। दूसरा है कि हमारे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में भी इससे बहुत सारे प्रोविजंस और आर्टिकल्स डायरेक्टली लिफ्ट किए हुए। तीसरा है कि ये क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से इस एरिया से क्वेश्चंस लगातार आते हैं, कई बार आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो उसके मेजर प्रोविजन तो ये है कि पहली बार एक ऑल इंडिया फेडरेशन इमेजिन करता है। ऑल इंडिया फेडरेशन का मतलब है इंक्लूडिंग ऑल द ब्रिटिश प्रोविंसेस, प्रिंसली स्टेट्स, एंड देयर विल बी अ सेंट्रल गवर्नमेंट, देयर विल बी अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट अंडर अ लूज अम्ब्रेला ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रोविजन कभी लागू नहीं हो पाता है, बिकॉज इसके लिए आपको कंसेंट चाहिए होता है सभी प्रिंसली स्टेट्स का, जो उस समय मिलने से रहा। जानबूझ के इसको एक तरीके से डिफंक्ट प्रोविजन की तरह ही लाया गया था, बिकॉज द ब्रिटिशर्स वर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट प्रिंसली स्टेट्स विल नॉट अग्री टू गिव अप देयर सॉवरेनिटी। तो
ऑल इंडिया फेडरेशन वाला प्रोविजन कभी लागू नहीं हो पाता है, पर हाँ उसी ऑल इंडिया फेडरेशन में तो पावर्स का जो डिवीजन होता वो भी होती, इट वुड हैव बीन डिवाइडेड बिटवीन 3 लिस्ट, फेडरल जो कि आपकी सेंट्रल लिस्ट, प्रोविंशियल और कंकरेंट जो दोनों में से कहीं नहीं, और कंकरेंट पावर रखी गई थी वाइसरॉय के हाथ में। अब ये वाला प्रोविजन अगेन इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ तो लागू होने की नौबत नहीं आई। तो डायरकी एट द सेंटर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोविंसेस में जो सिचुएशन थी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, पहले जो प्रोविंसेस में डायरकी थी 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद, वेयर द पावर वाज डिवाइडेड इनटू ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स गवर्नर और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हाथ में था, और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट आपके प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के हाथ में था। वो चीज हटाकर प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी जाती है, वहां पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। लेकिन सेंट्रल लेवल पर, यहाँ पे हम कहते हैं कि सेंट्रल लेवल पर फाइनली इस सिचुएशन को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, जहां पे वाइसरॉय एंड हिज काउंसिल के हाथ में जो सब्जेक्ट्स होंगे वो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स होंगे जो उनके हाथ में रहेंगे, और सम सब्जेक्ट्स वर ट्रांसफर्ड टू द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इट्स काउंसिल। और उसी के साथ 6 प्रोविंसेस में बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स आ जाते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट्स, जैसा कि कम्युनल अवार्ड में बात की गई थी, एक्सटेंड तो किया जाता है कि 6 यूरोपियंस, इंडियन क्रिश्चियंस एंड एंग्लो इंडियंस, इनको दिया जाता है। बट as was the result of the Pune Pact in 1932, यहाँ पे डिप्रेस्ड क्लासेस को एक्सटेंड नहीं किया जाता, उनको रिजर्व्ड सीट्स या कॉन्स्टिट्यूएंसीज मिलती है। पर ये एक्ट इसीलिए भी नोटेबल है क्योंकि इसके तहत पहली बार फेडरल कोर्ट सेट किया जाता है दिल्ली में, जो बाद में हमारे सुप्रीम कोर्ट का फॉर्म लेता है। एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सेट अप इन 1935 आफ्टर द रिकमेंडेशंस ऑफ द हिल्टन यंग कमीशन। और यहाँ पर प्रोविंशियल, अब ये दोनों जो है, the reason that we are looking at these marginal provisions also is ताकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं on the back of your head ये आपके दिमाग में रहे, क्योंकि ये जो provision है, provincial reorganization, Sindh was separated from Bombay, बिहार एंड उड़ीसा वर स्प्लिट एंड बर्मा एंड ईडन वर डिटैच्ड। तो आपको ये भी पता है कि कल को अगर वन ऑफ द ऑप्शंस ये है कि व्हाट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, अब उसके अंदर इन वन ऑफ द स्टेटमेंट्स इट कैन वेरी वेल बी गिवन दैट which of the consider the following statements, which one of the following were considered or taken up under the Government of India Act of 1935। तो उनमें से among multiple statements एक statement ये भी हो सकता है कि बिहार एंड उड़ीसा were separated। अब जानबूझ के ये स्टेटमेंट पता है कि दिस इज नॉट अ वेरी पॉपुलर थिंग और दिस इज नॉट समथिंग दैट स्टूडेंट्स एक्टिवली रिमेंबर अबाउट दिस एक्ट, बट इट इज एन इम्पॉर्टेंट एक्ट। तो ऐसा भी नहीं है कि हमें हमेशा याद रहेगा एक्टिव मेमोरी में, ऐसा नहीं है कि जब हम 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में याद करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे दिमाग में सबसे पहले बस यही आएगा कि देयर वर आउट ऑफ द मेजर प्रोविजंस provincial autonomy was extended and diarchy at the level of center, the provision of all India federation, वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें, पर ये सारे मार्जिनल पॉइंट्स को पैसिव रिकॉल में रखना है। पैसिव रिकॉल का मतलब होता है कि अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे या अगर हमें ऑप्शंस दिखे या अगर हम किसी चीज को देखें तो हमको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन याद आ जाए, भले ही हम एक्टिव रिकॉल, या मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अभी मेमोराइज करके बैठी हूँ लिस्ट की तरह, लेकिन अगर आप मुझे ऑप्शंस दोगे और आप मुझे क्वेश्चन दिखाओगे तो मैं बता पाऊंगी कि हाँ ये इसके अंडर हुआ या ये इसके अंडर नहीं हुआ। ओके, तो हाँ, and the extension of franchise to almost 35 million people. अब naturally the government of India act was rejected by everyone, but the Congress nonetheless decided to contest elections, the 1937 provincial elections, despite the inhibitions of leaders like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose. Congress did end up पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शंस। ये डिसाइड हुआ कि पहले पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे मिनिस्ट्रीज फॉर्म करनी है कि नहीं। बेसिकली फॉर द कांग्रेस, फॉर लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन गई क्योंकि अब फैजपुर सेशन ऑफ द कांग्रेस के बाद, लखनऊ सेशन इन 1936 और फैजपुर सेशन इन 1937 के बाद जो उनका प्रो सोशलिस्ट और प्रो पेजेंट टिल्ट था, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस को वोट भी किया, बहुत सारे पेजेंट्स ने ऑन ग्राउंड कांग्रेस को वोट भी किया। अब
इसी की वजह से आप देखो लखनऊ सेशन में पहली बार आपका सब जवाहरलाल नेहरू के अंडर ऑर्गेनाइज हुआ, सपोर्टेड बाय सुभाष चंद्र बोस. Socialism became the major aim of the Congress. Similarly, this was continued in the Faizpur session, the first session that was organized in a village of Maharashtra. तो यहाँ पर उसके बाद कांग्रेस के पास जो सपोर्ट बेस आया, कांग्रेस ने इसी बात पे कॉन्टेस्ट अपने मैनिफेस्टो के अंदर बहुत प्रो पेजेंट डिमांड्स रखे, जैसे आपके सब्सटैंशियल रिडक्शन इन रेंट एंड रेवेन्यू, रिमूवल ऑफ डिसेबिलिटीज, उसके बाद ये सारी जो आपके प्रो वर्कर और प्रो पेजेंट डिमांड. तो उसके बाद जो द रिजल्ट्स ऑफ द basically the result of the Congress ministries. So the result of the Congress ministries was that the result of the election was the Congress did win an absolute majority in 5 out of 11 provinces and managed to form गवर्नमेंट इन 8 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस. बस जो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस थे जैसे बंगाल, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस, वहां पे कांग्रेस कुड नॉट ऑब्टेन अ मेजोरिटी. बट द नोटेबल थिंग इज वहां पे मुस्लिम लीग आल्सो डिड नॉट विन अ मेजोरिटी. तो जैसे पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी हो गई, बंगाल में आपकी कृषक प्रजा पार्टी हो गई, दे वर मोर पॉपुलर पार्टीज इवन अमंग्स द मुस्लिम्स इन द लोकल एरिया. पर इसके बाद कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने 2 साल तक बहुत अच्छा काम किया. दे डिड अ लॉट ऑफ प्रो व्हाट डू यू से प्रो पेजेंट एंड प्रो लेबर रिफॉर्म. दिस इंक्रीज्ड द पॉपुलैरिटी ऑफ द कांग्रेस मल्टीफोल्ड. और इसी समय अगर हम देखें तो दिस वाज अ डायरेक्ट आउटकम. जैसे सोशलिज्म जो इस समय हो रहा है 2 किस्म से हो रहा है, एक तो कांग्रेस के फोल्ड के अंदर हो रहा है, एक तो उससे बाहर, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो 1920 में फॉर्म हुई थी बाय एम.एन. रॉय इन ताशकंद. और उसके बाद फिर आपके मुजफ्फर जोशी, ऐसे दांगे, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो डायरेक्टली आपके सोवियत यूनियन से इंस्पायर्ड थी और इसीलिए वो इंडियन नेशनल मूवमेंट के मार्जिन्स पे वर्कर एंड प्रेजेंट पार्टी के ग्रुप्स के थ्रू काम करती थी. कांग्रेस के अंदर जैसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म हुआ था 1934 में अंडर लीडर्स लाइक आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया एंड एम.एन. रॉय. ठीक है, तो बट मेनली आपका आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, देवर एंड जयप्रकाश नारायण, दे वर द मोस्ट नोटेबल फिगर्स. लेकिन तब कांग्रेस के अंदर इट वाज अलाउड फॉर यू टू बी मेंबर्स ऑफ मल्टीपल पार्टीज. तो इसीलिए कांग्रेस सोशलिस्ट कांग्रेस के अम्ब्रेला के अंडर ही फंक्शन करने लग गए. कांग्रेस भी धीरे धीरे सोशलिज्म की तरह ज्यादा टिल्ट हो गया, तो ये सोशलिज्म का ये स्ट्रैंड मास नेशनलिज्म के साथ मर्ज होकर रह गया. लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस को एक बुर्जुआजी पार्टी की तरह ही देखती रह गई. इसकी वजह से वो कभी लोगों के साथ एक ऑर्गेनिक कनेक्ट नहीं बना पाई, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा डायरेक्शंस के लिए सोवियत रशिया की तरफ देखते रह गई. बहुत इंपॉर्टेंट जंक्चर पे, जैसे जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1939, उस समय इंडिया वॉज एट द कस्प ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक वेरी वाइड मास डिससेटिस्फैक्शन, क्योंकि ज्यादातर जितने ग्रुप्स थे वो सब कांग्रेस, वो सब ब्रिटिशर से खफा थे. लेकिन दे आर नॉट एबल टू मोबिलाइज इट, क्योंकि वो क्विट इंडिया मूवमेंट में इसीलिए पार्टिसिपेट नहीं करते हैं क्योंकि रशिया इज फाइटिंग अगेंस्ट अ फैशिस्ट गवर्नमेंट. और कांग्रेस क्योंकि उसकी पॉलिसीज अभी प्रो सोवियत यूनियन, जैसे उसकी policies are anti-British and Britishers are an ally of Russia in this war. तो वो लोग अभी क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. इसी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी भी लोगों के मन में बहुत सफर करती है. तो ये जो सोशलिज्म का भी जो लिमिट्स हैं, पेजेंट मूवमेंट्स एंड किसान सभास, ऑल इंडिया किसान सभास, दे एक्सपैंड मल्टीफोल्ड विद इन द कांग्रेस. ठीक है, तो अब इसके बाद अगर हम सिमिलरली
अब गांधीयन मास नेशनलिज्म पे भी हम देखते हैं कि 19 सिविल डिसोबीडियंस के बाद इसी तरह के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम और इन सब प्लान्स के थ्रू ही मतलब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज आर डूइंग वेरी पॉजिटिव वर्क. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, if we look at this, so what happens in September 1939 after Hitler invades Poland, the Second World War, it leads to the outbreak of the Second World War. अब Second World War के outbreak होते ही Britishers announce India as a participant in the war या ally. इस बात से कांग्रेस नेचुरली बहुत खफा हो जाती है बिकॉज इंडियंस वर नॉट कंसल्टेड बिफोर मेकिंग दिस डिसीजन. कहाँ वो इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहे हैं, कहाँ ब्रिटिशर्स उनको अपने बिहाफ पे वॉर में ढकेल रहा है. तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, दे एज अ रिजल्ट, कांग्रेस आस्क्स द ब्रिटिशर्स, स्पेशली वायसरॉय लॉर्ड लिनलिथ को, कि हम आपका साथ देंगे अगेंस्ट अ फैशिस्ट गवर्नमेंट, लेकिन आप पहले ऑन पेपर एक्नॉलेज कीजिए कि आप हमें इंडिपेंडेंस दे दीजिए, हम आपका वॉर में सपोर्ट करेंगे. लेकिन ऑब्वियसली दिस डिमांड इज यूनिलैटरली रिजेक्टेड. उसके बाद लॉर्ड लिनलिथ गो इंस्टेड, जिसको कहते हैं लिनलिथ गोस डेक्लेरेशन, मतलब इसके बाद जैसे लॉर्ड लिनलिथ गो ने उनको प्रॉमिस किया कि दे विल अल्टीमेटली बी ग्रांटेड डोमिनियन स्टेटस, व्हिच वाज नॉट इनफ फॉर देम. तो कांग्रेस एज अ रिजल्ट इन दिसंबर 1939 कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन फ्रॉम देयर ऑफिसेस, रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज. तो उसके बाद अब वायसरॉय, तो इसी के रिस्पॉन्स में जनवरी 1940 में लिनलिथ गोस डेक्लेरेशन में इंडिया इज प्रॉमिस्ड, वायसरॉय लॉर्ड लिनलिथ को on behalf of the British government promises Indian National Congress that India will be awarded dominion status in due time after the war. Or this is the first time that the Britishers acknowledge कि Indians will be allowed to make their own constitution. Indians will draft their own constitution and they will be provided a dominion status. पर these demands are too little too late for Congress ministers, जो कि already are demanding complete independence, that too at the moment, and they are not satisfied with the future promise of a dominion status probably. तो इसी के तहत आफ्टर इनिशियल बैक एंड फोर्थ हम लोग इस टाइम पे, अब जैसे इसी के बाद हम बोलते हैं कि अगस्त ऑफर जो था लॉर्ड लिनलिथ का, इसी के अंदर डोमिनियन स्टेटस और खुद की एक्सपेंशन ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्रॉमिस किया जाता है. साथ में रिकॉग्निशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, इंडियंस विल फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन बट माइनॉरिटीज विल पोजेस वीटो पावर. तो आप देख सकते हैं कि हर जगह पर ब्रिटिशर्स हैव यूज्ड दिस कार्ड ऑफ डिवाइड एंड रूल इन ऑर्डर टू पुट अ चेक ओवर द ऑर्गेनिक ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म या डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये जो अगस्त ऑफर है लॉर्ड लिनलिथ का, इसके बाद after the Congress reject the August offer, they announce that they don't feel, especially Mahatma Gandhi does not feel the time is right for another mass movement. लेकिन he announces the launch of individual सत्याग्रह, जहां पर he chooses individual सत्याग्रही. सबसे पहले the first one was Vinoba Bhave, followed by Jawaharlal Nehru, जहां पे he inspires people in different part of the country to protest this act of the British government as इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी. इस पॉइंट पे कांग्रेस या महात्मा गांधी भी बहुत रैडिकल कुछ इसीलिए नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि सब इन प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि ब्रिटेन इज फाइटिंग एन इसेंशियल वॉर अगेंस्ट अ नाजी स्टेट. जैसे उनको नाजी जर्मनी का थ्रेट पता है, तो वो अनड्यू प्रेशर भी नहीं डालना चाहते हैं ब्रिटिशर्स. तो वो चाहते हैं कि पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज से काम बन जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है. तो उसके बाद फिर ये सिचुएशन बदलती है 1941 के बाद, क्योंकि अगर हम बात करें तो 1941 के बाद एशिया में क्या होने लगता है. जापान, विच इज एन
which is a part of the Axis powers with Germany and Italy, वो एशिया में, एशिया पैसिफिक में बहुत रैपिड स्केल से कॉलोनाइजेशन शुरू करता है, और बहुत ब्रूटल तरीके से। तो फ्रेंच, इंडो चाइना, मलया, फिलीपींस, और बाद में जब 1942 तक बर्मा और सिंगापुर भी जब जापानीज कंट्रोल में आ जाता है, वो इंडियन टेरिटरी के इतने पास आ जाता है कि अब allied powers are appealing the Britishers to recruit Indian leaders for war. Like they want the support of Indian leaders in order to curb Japan's misadventures in Asia. At the same time, what is happening at the level of Indians also is that they are also looking at the Japanese menace. तो अब क्योंकि उनपे ब्रिटेन का तब प्राइम मिनिस्टर होता है विंस्टन चर्चिल, हु इज अ थरो कंजर्वेटिव, वो इंडिया को फ्रीडम देने के पक्ष में कभी नहीं था। तो इस वजह से आफ्टर ही इज गेटिंग प्रेशर फ्रॉम हिज एलाइज, तो दैट इज व्हाई दे begrudgingly send the क्रिप्स मिशन इन 1942। और 1942 में क्योंकि दे आर बीइंग आर्म ट्विस्टेड इनटू सेंडिंग अ मिशन एज एन एक्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज टू रिक्रूट द सपोर्ट ऑफ कांग्रेस लीडर्स, लेकिन क्रिप्स मिशन के भी जितने प्रपोजल्स होते हैं दे आर टू लिटिल टू लेट। तो जैसे डोमिनियन स्टेटस लाइक कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, दैट इज वेरी, अब दैट इज ऑलमोस्ट अ एन आउटडेटेड कंसेशन, क्योंकि इससे बहुत आगे निकल चुकी है बात। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड नॉमिनेशन, मतलब पहली बार ये स्कीम ऑफ फॉर्मिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो ये पहली बार ले डाउन हो रहा है कि देयर विल बी इलेक्टेड मेंबर्स, प्रोपोर्शनली इलेक्टेड मेंबर्स आल्सो, एंड देयर विल बी नॉमिनेटेड मेंबर्स आल्सो। और उसके अलावा बट दीज प्रोविंसेस हैव राइट टू सेसीड, तो एक तरीके से ये मुस्लिम लीग को एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी दे रहे हैं, और इसके अलावा मतलब दे आर पेविंग द वे फॉर फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस इन इंडियाज ट्रांसफर ऑफ पावर। अब इसी तरीके से इंटरिम गवर्नमेंट का एस्टैब्लिशमेंट, पर इंडियन लीडर्स ऑफ कोर्स दे रिजेक्ट द प्रपोजल इन अप्रैल 1942 एज अ पोस्ट डेटेड चेक, और क्रिप्स मिशन के ये हाफ हार्टेड अटेम्प्ट्स के बाद जापानीज थ्रेट को देखते हुए अब कांग्रेस भी कन्विंस हो गई है कि द टाइम इज राइप फॉर अ मास मूवमेंट। तो एज अ रिजल्ट ऑन after the failure of the Cripps mission, as a result, in August 1942, more specifically August 8, 1942, the Quit India movement is launched after Mahatma Gandhi addresses a meeting at Golwalia Tank in Mumbai, और वहां से ही अनाउंसेस दैट नाउ दिस इज अ फाइट टू डू और डाई, क्योंकि अब अगर स्वराज के लिए इमीडिएट फ्रीडम इज द गोल, उससे कम कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम ही वॉइसेस दिस इन सच अ मिलिटेंट मैनर। इससे पहले ही डिसमिस द मूवमेंट एट एनी इंस्टिगेशन ऑफ अ वायलेंट थ्रेट, या थोड़ा सा भी इंस्टिगेशन ऑफ वायलेंस पे ही वॉज रेडी टू सस्पेंड दिस मूवमेंट। बट इन दिस केस he willingly decides not to, even if there is any act of violence. At this stage, the threat of the Japanese next door, क्योंकि Japanese जहाँ जाते थे, they practice scorched earth policy, मतलब उन्होंने किसी एरिया को कैप्चर किया तो वहाँ पे एकदम ब्लाइंड मैसेकर कर देंगे, वहाँ पे जमीनें जला देंगे, लोगों को एकदम ब्लाइंडली मैसेकर कर देंगे। तो they realized that the threat of Japanese was so much bigger. So as a result, the Quit India movement was much more militant than the previous phases of Gandhian nationalism. यहाँ पर immediately after this, the leaders are arrested on the morning of 9th August only. So all the major leaders, when this movement was launched, the president of Congress was Maulana Abul Kalam Azad. All the major leaders, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Maulana Abul Kalam Azad, are arrested as soon as the movement is launched. So as a result, this movement is largely led by the second and third line of leadership, other cadres. तो उसके अंदर आप देखोगे तो leaders like Aruna, Asaf Ali, Sucheta Kriplani,
उषा मेहता, इस मूवमेंट में भी बहुत अलग अलग फेजेस है। तो हड़ताल मतलब द पार्टिसिपेशन वेरिड फ्रॉम स्टूडेंट्स, वर्कर्स, पेजेंट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सबने पार्टिसिपेट किया। देयर वर like for a change, citizens from princely states also for the first time identified with the demands of the national movement। और उसके बाद the phases were basically, अगर हम लोग देखें तो आपके जितने भी की लीडर्स इन्वॉल्व थे, पहले जैसे स्ट्राइक्स, हड़ताल्स, बॉयकॉट्स, दैट वाज ऑफ कोर्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ द मूवमेंट, जहाँ पे ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को बॉयकॉट किया गया। एवरीवन लाइक स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू लीव देयर कॉलेजेस, members of the armed forces were asked to give up their posts, like everyone was asked to give up their participation in British colonialism or total boycott। तो उसके आगे दिस टाइम व्हाट वाज डिफरेंट वाज द सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप, दे आल्सो कंटिन्यूड विद एन अंडरग्राउंड मूवमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अंडरग्राउंड नेशनलिज्म या अंडरग्राउंड मूवमेंट जहां पे वो क्या करते थे, गवर्नमेंट सिंबल्स को टारगेट करते थे, गवर्नमेंट कम्युनिकेशन लाइंस लाइक टेलीग्राफ लाइंस, रेलवेज, रेलवे नेटवर्क्स और गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू रजिस्टर द सीरियसनेस ऑफ देयर डिमांड्स। इसी तरीके से अगर हम, तो इसकी वजह से द मूवमेंट वाज मच मोर मिलिटेंट दैन द प्रीवियस मूवमेंट्स, इट शुक द वेरी फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसी वजह से जो रिप्रेशन था वो भी बहुत ब्रूटल था। इसके अलावा what we need to remember is parallel governments। तो इस टाइम people are very proactive in their demand। So not only are they rejecting the British government entirely, they are assuming autonomy by forming local governments in parallel to British institutions। इसका मतलब उन्होंने ब्रिटिशर्स के राइट ऑफ गवर्नेंस को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। अब इसी केस में अगर हम बोलेंगे तो जहां जहां पे सतारा, बलिया, तामलुक इन वेस्ट बंगाल, इन जगह पे सतारा, जिसको कहते हैं सतारा प्रति सरकार, इसका मतलब पैरेलल गवर्नमेंट, तो इन सब जगह पे पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है। इसी वजह से क्योंकि ये इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट था इन इट्स रेवोल्यूशनरी कैपेसिटी एंड इट शुक द वेरी ग्राउंड ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। तो इसी की वजह से द रिप्रेशन ऑल्सो वॉज वेरी ब्रूटल इन द सेंस की बुरी arrests were immediate, the British measures in order to curb any sort of revolutionary activity by the leaders who were participating, or to curb the participation of the masses in this movement, they did indiscriminate lathi charges, sending people to jail, cracking down upon political prisoners, to the extent that 1944 तक सभी लीडर्स बहुत लंबे टाइम तक जेल में थे और ये मूवमेंट नेचुरली काफी हद तक सप्रेस होके डाई डाउन हो गया। लेकिन इट वाज सिग्निफिकेंट इनफ फॉर द ब्रिटिशर्स टू रियलाइज दैट अ ट्रांसफर ऑफ पावर इज इनएविटेबल। इसका मतलब है कि वैसे ही ब्रिटिशर्स का कॉलोनियल इंटरेस्ट थोड़ा शिफ्ट हो रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट ने प्रूव कर दिया कि कन्वीनियंटली भी अब इंडिया को होल्ड करके नहीं रख सकते। ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट में बिल्कुल नहीं है एक अनगवर्नेबल पॉपुलेशन को जबरदस्ती पकड़ के रखना। तो 1945 में जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, उसके बाद से ही ट्रांसफर ऑफ पावर का जिक्र शुरू हो गया। So this was the entire story of Gandhian mass nationalism। इसके बाद अब हम लोग ट्रांसफर ऑफ पावर से पार्टीशन तक का सफर देखेंगे एंड वी विल कवर इट इन द नेक्स्ट क्लास। एंड उसके बाद नेशनल जो क्वेश्चंस बच रहे हैं और जो नेशनल मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री इज अ वेरी मार्जिनल पार्ट ऑफ योर सिलेबस इन द सेंस दैट बहुत क्वेश्चंस नहीं आते हैं उससे। एक बार लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, but nonetheless you need to have a complete understanding and knowledge of everything। भले ही आपको डिटेल्स में पता नहीं हो, लेकिन आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि उससे रिलेटेड अगर कोई
इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर पाए। तो हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला पार्ट और उसके बाद ट्रांसफर ऑफ पावर पार्टीशन वाला पार्ट होपफुली कल तक खत्म कर लेंगे, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. We will also deal with the remaining questions in the next class. I hope you're revising well and keep revising like this. Keep your preparation aligned with the previous year questions. I will see you in the next class. Thank you. डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।